नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण के जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आज के प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ ही बता दें कि आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए अगर कह रहा है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करना है तो याद रखिएगा यहाँ पे प्राथमिक स्तर से बात कर रहा है। कहाँ से बात कर रहा है? प्राथमिक स्तर से। अगर प्राथमिक स्तर का बालक नहीं होता तो उसमें पढ़ने की विकास जो कुशलता है वो प्रारंभ हो गई होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुरू करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कर रहा है कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए निर्देश दें। यहाँ पे देखिए निर्देश देने की बात कर रहा है और द्रुत गति से यानी जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों को बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश देना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य करना चाहिए। यहाँ पे देखिए बाध्य करने की बात कर रहा है और बालक है किसमें? प्राथमिक स्तर पे बालक है और बाध्य करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराना। यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर की बालक है तो उसमें विविध प्रकार की जो सामग्री है उसका प्रयोग बालक करना नहीं जानेगा, तो हमारा ये गलत हो गया। अब बचा हमारा कौन सा? दो बचा। ठीक है, अब देखिए दो बचा है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ेगा बालक तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा, ना ही उसे कुछ याद होगा नहीं कुछ होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। बोल बोल कर पढ़ने से क्या होता है, छोटी कक्षाओं में जो बालक होते हैं आप देखते होंगे कि उन्हें जो गिनतारा होती है, एक दो होता है, पहाड़ा होता है, जो पढ़ने के लिए कहा जाता है, बहुत जोर जोर से कहा जाता है ताकि उसमें उनको रिपीट हो और वो याद हो। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ। याद रखिएगा बोल बोल कर पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो पढ़ा हुआ ज्ञान होता है वो अस्थाई होता है। कभी आप प्रयास करके देख लीजिएगा, बोल कर पढ़िए, आप समझिए कि सामने किताब है और किसी को पढ़ा रहे हैं और बोल कर पढ़िए, देखिए आपका जो ज्ञान होगा वो अस्थाई होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं की बात क्या है, भाषा शिक्षण के कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कह रहा है यहाँ पे क्या, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है हमारा कि जो तीसरा है हमारा कह रहा है कि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। और चौथा कह रहा है कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए बात कर रहा है हमारा कि यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि भाषागत शुद्धता के प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ये हमारा राइट है। और पूछा क्या है हमारा? नहीं, यानी क्या नहीं होना चाहिए, तो राइट हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा कह रहा है कि समृद्ध भाषा परिवेश में स्वयं निर्माण करते हैं, बच्चे जो होते हैं स्वयं का निर्माण करते हैं नियम का। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो गया। जिन पियाजे महोदय ने कहा है कि बालक जो होता है खुद से भाषा का निर्माण करता है। ठीक है, परिवेश में रह के भाषा का निर्माण स्वयं ही बालक कर लेता है। और यहाँ पे देखिए तीसरा कहा है कि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। सही बात है कि जो परिवेश है, वो माहौल है, वातावरण है, उसे बालक के अनुरूप होना चाहिए। तो राइट आंसर ये भी हो गया। अब देखिए क्या नहीं बात किया है, अगर तीन सही हो गए तो हमारा जरूरी है कि चौथा हमारा गलत होगा। तो चौथा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि व्याकरण की बात कर रहा है, केवल यानी जहाँ आ गया सिर्फ एक पे बल दे रहा है। और माध्यम से जानने की बात कर रहा है, बालक जो है प्राथमिक स्तर पे है, यहाँ पे बात कर रहा है उच्च स्तर की। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे चौथा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि शिवानी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। जो शिवानी है वो समझ लीजिए गांव से, कहाँ से है? गांव से। गांव में क्या बोला जाता है? हैंडपंप को चापाकल बोला जाता है। और शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे अगर विद्यालय में आई है बालिका? तो आप लोगों को पता है कि जो बालक होते हैं विद्यालय में बहु प्रकार के होते हैं, यानी बहु अल्पक होते हैं, यानी बहुत प्रकार की विविध प्रकार के बालक आते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनकी बोलियां अधिक अलग होती है। तो ये हम यहाँ पे जो शिवानी है वो हैंडपंप को चापाकल की बात कर रहा है। तो एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? पहला यहाँ पे कह रहा है उसे डांटेंगे कि उसने गलत प्रश्नों का प्रयोग किया है, तो ये हमारा गलत हो गया।
यहाँ पे देखिए बालक के साथ सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, रुचिपूर्ण पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, बालक के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलत, यहाँ पे डांटने की बात कर रहा है तो गलत है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर आप उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे तो उसी का प्रयोग करते चले जाएंगे और बालक जो कक्षा में रहेंगे वो भी उसी प्रकार उसी को सीखेंगे और जो गांव की भाषा है, जो उनकी बोलियां, उसी का प्रयोग करेंगे। आपकी जो मातृभाषा है उसका प्रयोग करना जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करा है, ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देने की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा करा है, शिवानी को समझाएंगे कि ये चापाकल नहीं नहीं हैंडपंप है। ठीक है, तो ठीक है हैंडपंप है, लेकिन यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है कि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप का को चापाकल का। यहाँ पे देखिए शिवानी को सिर्फ बताने की बात कर रहा है कि हैंडपंप को आप चापाकल को हैंडपंप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए संपूर्ण कक्षा की बात किया है। याद रखिएगा, संपूर्ण कक्षा की बात कर, अगर बताएंगे तो सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि जो शिवानी प्रयोग कर रही है बात को है यहाँ पे चापाकल, उसका मतलब होता है चाहे यहाँ पे हैंडपंप। और जो हैंडपंप नहीं जानेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये चापाकल है। तो राइट आंसर हमारा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना उचित है या फिर अनुचित है, या फिर इसका इसका क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है। पहला करा है कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है, और यहाँ पे दूसरा करा है कि केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, और यहाँ पे तीसरा करा व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। चौथा करा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो होती हैं ये हिंदी भाषा की प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी प्रकार की भाषाएं, बोलियां और आपकी जो निबंध आ जाएंगे सभी आएंगे, केवल यही दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे केवल गद्य, यहाँ पे देखिए केवल की बात किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुहावरा लोकोक्तियाँ गद्य पद्य दोनों में आ सकता है। अब व्याकरण के प्रमुख हिस्सा, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा ये नहीं है, आप लोगों को पता है व्याकरण का जो होता है वो नियम के अनुसार चलता है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ठीक है, आपके जो तर्क है, आपके सोचने के जो विचार हैं उसको प्रभावी बनाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो आएगा चौथे का पहला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। याद रखिएगा सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे, एकदम सकारात्मक सोच के साथ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये समझिए कि ये प्रश्न मुझे आता है। अगर आप ये सोच लें कि ये प्रश्न तो कुछ नहीं है, मुझे आता है, तो सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करते चले जाएंगे। आपके मन में भय नहीं होना चाहिए। पेपर में जब बैठेंगे तब भी आपके मन में भय नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं आ रहा है। आप ये सोचिए कि ये प्रश्न तो मैंने कर लिया है, तो ये हमें आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा गुणात्मक पक्ष के अनुसार चलिएगा। ठीक है, हमेशा गुणात्मक पक्ष के अनुसार चलिए, यानी आपका विकास एक गुणात्मक पक्ष के अनुसार होता है, ताकि आप जो सीखते हैं वो अस्थायी होता है। तो यहाँ पे देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों का स्थान देना चाहिए। जो भाषा की पाठ्यपुस्तक है लोकगीतों को स्थान देना चाहिए। पहला कह रहा है कि भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों की संगीत सिखाने से जुड़ा होता है, और तीसरा कह रहा है गायन को महत्व देना है और परंपरा का निर्वाह करता है। तो राइट आंसर देखिए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पांचवें का पहले के साथ जाएगा। जो यहाँ पे देखिए लोकगीत होते हैं ये क्या होते हैं, आपके संस्कृति से जुड़े होते हैं, उनसे विशेषताओं से परिचित कराते हैं। कौन से राज्य में क्या आपकी लोकगीत है, आपकी लोक नृत्य हैं, लोक भाषा है, उनकी प्रमुख भाषा है, बोलियाँ हैं, उससे जुड़ी होती है। तो यहाँ पे संस्कृत को क्या करती है, विशेषता बताती है, यानी उससे परिचित कराती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है। किस पे बल देता है। पहला कह रहा है कि व्याकरण के नियम जानने की शुद्धता भाषा का प्रयोग एकमात्र आधार है। दूसरा कह रहा है कि भाषा या समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं का नियम बना लेते हैं। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ, यानी देखिए कंठस्थ कराने की बात करा है, ये गलत है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना। यहाँ पे देखिए विशेष बल देने की बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी बल देने की बात किया जाए
वो प्रश्न आपका गलत होगा, ठीक है। किसी भी पर भी बल दे यानी बल देने की बात कर रहा है तो केवल एक पर ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। देखिए 2 गलत हो गया, बचा हमारा 2। यहाँ पे पहला और दूसरा बचा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा हमारा, क्योंकि भाषाई व्यवहार जो होता है वो अवलोकन के माध्यम से, यानी आपकी भाषा का व्यवहार क्या है, आपका रवैया क्या है, बालक जो होता है परिवेश में खुद से सीख लेता है और स्वयं नियम बना लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भाषा है वो एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कैसा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा कह रहा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि भाषा का आकलन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आकलन का बात ये है कि निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। निरीक्षण करने से बात कर रहा है, आकलन से, ठीक है। उसका जो उसका रुचि क्या है उससे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए बात हमारा यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए। अधिक से अधिक अवसर देने से बालक का जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है। यहाँ पे बालक खुद से करेंगे तो क्या करेंगे, अधिक से जल्दी सीखेंगे बिना किसी दबाव में, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। भाषा की त्रुटियों पर विशेष यहाँ पे कठोर रवैया बनाए। कठोर से मतलब ये है कि आप उससे दबाव दे रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। भाषा पाठ्य पुस्तक है, ये तो सही है कि भाषा पाठ्य पुस्तक है, लेकिन किससे संबंधित है, ये संबंधित होना चाहिए किसी से। भाषा का आकलन हमने आपको पहले ही बता दिया। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। एक बार कमेंट करिए आप लोग कि आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं, तो एक बार कमेंट करिए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, ठीक है। शेयर करिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न क्या कर रहा है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। जो भाषा की कक्षा है उसमें एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। पहला कर रहा है कि जो बच्चे हैं अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दूसरा कह रहा है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। और तीसरा कह रहा है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। और चौथा कह रहा है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, या फिर तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 8वें का दूसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे बालक जो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, यानी जो प्रश्न होते हैं अपने अनुसार प्रश्न दे, ठीक है, जवाब दे प्रश्नों के, ठीक है। क्या उनका तर्क है, प्राथमिक स्तर पे बालक जो होते हैं बधे बधाए प्रश्न के जवाब नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें खुले अंत वाले प्रश्न पूछे जाना चाहिए, जिससे बालक जो होते हैं अपने तर्क के अनुसार प्रश्नों के जवाब दे सकें, ठीक। यहाँ पे मातृभाषा का प्रयोग न करें, लेकिन यह एक गलत है। मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए प्राथमिक स्तर पे कक्षाओं में, ताकि उन्हें सीखने में सहायता मिले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है हमारा बच्चों के बदे बदाए जवाब न दें। सही है कि जवाब न दें, ताकि खुले अंत वाले जवाब दें। अपने अनुसार अगर तर्क करके प्रश्न दें, प्रश्न पूछेंगे तर्क पे, तो बालक अपने अनुसार उत्तर दे सकता है। बदे बधाई जवाब दे, ये गलत हो गया। अब भाषा की ही जवाब दें, संस्कृत निष्ठ जो भाषा है उसकी जवाब दे, ये गलत है हमारा है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहला करा है कि भाषा सिखाते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। और यहाँ पे दूसरा करा है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करें। और तीसरा करा है भाषा के व्याकरण सिखाने पर बल दें। और चौथा करा है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग, राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो 9वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उनके निजी अनुभव, यानी जो उनके अनुभव हैं, उनके समाज में क्या चल रहा है उसके आधार पे अगर उत्तर का जवाब दे रहे हैं बालक, तो सृजनशील करना प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए 10वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, जो भाषा की व्याकरण है उसकी समझ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। पहला कह रहा है कि केवल लघु उत्तर प्रश्न के माध्यम से ही आंका जाना चाहिए। लघु उत्तरी प्रश्न जो हैं, बड़े बड़े प्रश्न जो हैं उसके माध्यम से ही आंका जाना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए लघु उत्तरात्मक प्रश्न में भी यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सौंदर्य परक यानी सुंदर लेखन प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, सुंदर प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए।
और यहाँ पे चौथा करा कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो 10वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर जो होगा हमारा, देखिए ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो चौथा होगा। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बात किया है बालक के। देखिए प्राथमिक स्तर पे बालक की एकदम यहाँ पे देखिए क्या करा है, संदर्भ परक, यानी जो अर्थ है उसका संदर्भ, यानी संदर्भ के साथ अर्थ है उनको बालकों को समझना चाहिए, उसके माध्यम से आंका जाना चाहिए। यानी प्रश्न पूछेंगे बालक से, इतने उनके परिवेश से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे बालकों से, तो बालक जो उसके जवाब देंगे उसके आधार पर उसे आप जाँच कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न पे पढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण किसका है? भाषा सीखने का, दूसरा भाषा में पिछड़ेपन का, तीसरा भाषा अर्जन में, चौथा कह रहा है कि सुमन की प्रतिभा का। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग बता ही सकते हैं कि जो सुमन है कभी भी विद्यालय नहीं गई है, लेकिन वो क्या कर लेती है, गुजराती बोल समझ लेती है। ठीक है, और विद्यालय कभी नहीं जाती। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, इसका अर्थ क्या है कि क्यों नहीं वो समझ सकती है। तो पहला करा है भाषा सीखने का है, भाषा सीखने के आधार पे वो कर रही है, और वो भाषा में पिछड़ेपन यानी भाषा में पिछड़ गई इसलिए समझ लेती है। चौथा करा है, तीसरा करा है भाषा अर्जन में, और चौथा करा है भाषा की प्रतिभा पे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। देखिए भाषा सीखने से कोई अर्थ नहीं होता है, वो तो अपने समाज में भी सीख सकती है, विद्यालय में सीख सकती है। ठीक है, लेकिन आप पिछड़े यानी भाषा नहीं सीखी है। और सुमन प्रतिभाशाली कैसी है, वो विद्यालय गई नहीं, लेकिन यहाँ पे अर्जन। ठीक है, यहाँ पे नाम चोम्स्की महोदय ने कहा है। ठीक है, नाम चोम्स्की महोदय ने कहा है, चोम्स्की महोदय ने कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बालक जो होता है भाषा अर्जन के माध्यम से किसी भी परिवेश के साथ घुल मिल सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बात करती रहती है, वह कह रहा है कि सुलेखा है वो जब तक बच्चों से बात करती रहती है, वह क्या करती है, समय को नष्ट करती है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। और तीसरा कह रहा है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। चौथा कह रहा है कि सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? तो जल्दी से बताइए हमारा 12वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वो समय नष्ट कर रही है, नहीं समय नष्ट नहीं कर रही है। ठीक है, वो बालक से बात कर रही है, तो उसका कोई ना तो कोई महत्व होगा। और यहाँ पे देखिए कह रहा है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, परीक्षा लेना होता तो कापी पेन पे भी ले सकती है, बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे भी, और खड़े होकर मौखिक से भी प्रश्न एक आक करके लिख सकती है। व्यक्तित्व भी हो सकता है, और सामूहिक भी हो सकता है, और व्यक्तित्व भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए वाचाल यानी बोलने में उनको केवल यानी बोलने में बलबोड़ा बनाने की कार्य कर रहा है, ये तो गलत है हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा जो कह रही है हमारा कि भाषा, यहाँ पे बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, यानी कैसे सीखा जाता है उसके लिए परिवेश का माहौल यानी कक्षा का वातावरण का निर्माण कर रही है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा शिक्षक का दायित्व है कि भाषा शिक्षक का दायित्व क्या है। पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछें। और दूसरा कह रहा है सभी बच्चों से सहज भाषाई क्षमता का पहचान करें। और तीसरा कह रहा है कि सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। और चौथा कह रहा है कि बच्चों जब भी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता का विकसित करें, यानी सभी यहाँ पे होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता को विकसित करें। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा हमारा। याद रखिएगा ये यहाँ पे सभी है। तो देखिए यहाँ पे समान रूप से प्रश्न पूछे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछते रहेंगे तो बच्चे जो है हताहत हो जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों में सहज भाषाई क्षमता पहचाना, या पहचानने की बात नहीं होना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है कि उनका रुचि क्या है, स्तर क्या है, उसके अनुरूप शिक्षा दिया जाए, और उनकी कुशलता क्या है उस पर विशेष। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देने से कुछ नहीं होगा। उन्हें क्या पढ़ाया गया है उनकी पहचान करके क्षमता का विकास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चों को, यहाँ पे देखिए सभी बच्चों को सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुशलता का विकास करना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है।
हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। कह रहा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि सुंदर रूप में छपी पुस्तकें, और तीसरा कह रहा है कि उच्च स्तर लेख सामग्री, और चौथा कह रहा है कि बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि शिक्षण के विविध विविध विधियों का संपूर्ण ज्ञान कराना। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान करा सकते हैं लेकिन उच्च स्तर पे। ठीक है, बालक जो होता है उसे बाल केंद्रित होना चाहिए प्राथमिक स्तर पे। सुंदर लेख से क्या होगा, बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पे सुंदर लेख या सही लेख है या नहीं है उससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें बस क्या है कि किस प्रकार से वो सीख रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उच्च स्तरीय, यहाँ पे देखिए उच्च स्तरीय पे बात कर दिया तो नियम से चलेगा ये, और ये उच्च स्तर पे ही आ जाएगा। और यहाँ पे चौथा करा है कि बाल साहित्य साहित्य का विविध उपयोग, तो यही राइट आंसर होगा। बाल साहित्य का उपयोग करके बालक में किस प्रकार से सीखना चाहते हैं उसके अनुसार सिखाना चाहिए। उपयोग विधियों का प्रयोग करना है, बाल साहित्य यानी बाल बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप ही उन्हें प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का चौथा होगा। चलिए अंतिम प्रश्न और 15 प्रश्न पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, कितने लोगों का सही आता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 करा कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। कह रहे हैं कि आपके कक्षा में जो बालक हैं वो वर्तनी लिखते समय, ठीक है, कुछ त्रुटियां कर रहे हैं, आप एक भाषा शिक्षक है तो आप क्या करेंगे। पहला करा है कि उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें, और यहाँ पे दूसरा करा है कि उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल भी ध्यान न देंगे, ये भी गलत होगा, पहला भी गलत हो गया। अब देखिए उन्हें शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये तो दबाव की बात कर रहा है। तो अगर ये तीनों गलत हो गए तो हमारा बचा कौन, चौथा। तो राइट आंसर हमारा होगा चौथा। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करने में अंतर, यानी दोनों तरफ के अंतर मतलब ये है कि आप क्या कह रहे हैं और वो बालक क्या कर रहा है। ठीक है, तो बालक और आप, ठीक है, याद रखिएगा शिक्षक ने क्या बताया है, ठीक है, और बालक ने क्या सीखा है, ठीक है, उसके अनुरूप उनका मिलान करके देखना चाहिए कि उनकी अवसर देना चाहिए कि देखिए हम कैसे लिखे हैं आप कैसे लिखे हैं, तो उसका क्या करना, अवसर अवसर का देकर पहचान करना चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। और बता दें कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और चलते चलते एक बार यही कहेंगे कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जाके पहले परमा एजुकेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परमा एजुकेशन चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, मॉक टेस्ट जरूर करते चलिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।